नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लोकतंत्र में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे बीजेपी और गैर बीजेपी शासित राज्यों की, केंद्र और राज्यों के बीच आरोप प्रत्यारोपों की, राज्यों और केंद्र के बीच वर्चस्व की लड़ाई की और कोरोना में गैर बीजेपी शासित राज्यों के आरोपों की। अप्रवासी मजदूरों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कई राज्य कह रहे हैं कि खास राज्यों पर केंद्र की विशेष कृपा है, देश संकट काल से गुजर रहा है, लोगों की जिंदगी दांव पर है। लोगों की जिंदगी बचाने के लिए स्वास्थ्यकर्मी रात दिन जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन सियासी पार्टियां सियासी रोटियां सेकने में लगी हुई है। आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार कुछ नहीं कह रही है और मुख्यमंत्री सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये केंद्र सरकार का भी आरोप लगा है। अब सवाल यह है कि क्या सच में केंद्र सरकार गैर बीजेपी राज्यों के साथ सहयोग नहीं कर रही है या केंद्र को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पहले देखेंगे एक रिपोर्ट, फिर करेंगे हम चर्चा। पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। केंद्र और राज्य सरकारें कोरोना से निपटने में लगी हैं। देश संकट काल से गुजर रहा है, हर रोज लोगों की मौत हो रही है, लेकिन सियासी पार्टियां कोरोना काल में भी सियासत से बाज नहीं आ रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी में कोरोना से लड़ाई में भी सियासी खींचतान जारी है। बीजेपी और गैर बीजेपी राज्यों के बीच तलवारें खिंचती जा रही है। गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र पर अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही वो कह रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों पर मेहरबानी भी हो रही है और हमारे लिए सख्ती हो रही है। ममता बनर्जी भी खुले तौर पर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। राज्यपाल के साथ आमने सामने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी केंद्र पर आरोप लगाए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी केंद्र पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। दूसरे राज्यों में रह रहे प्रवासी मजदूरों और राजस्थान के कोटा में फंसे स्टूडेंट को अपने राज्य बुलाने का मामला अब सियासी रंग लेने लगा है। जहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को ये मुद्दा पीएम मोदी के सामने उठाया, वहीं यूपीए शासित झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इस मामले पर नीतीश कुमार के समर्थन में आ गए हैं। हेमंत सोरेन ने पीएम को लिखी चिट्ठी में बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लिखा कि झारखंड के 5000 स्टूडेंट कोटा में फंसे हैं, जबकि 5 लाख से अधिक मजदूर राज्य के बाहर आना चाहते हैं, लेकिन उनकी सरकार होम मिनिस्ट्री के लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए नहीं ला रहे हैं। लेकिन कुछ राज्य आपसी सहमति से ऐसा कर रहे हैं। यानी हेमंत सोरेन यूपी के मुख्यमंत्री की ओर इशारा करते हुए कह रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा लग रहा है कि इसमें होम मिनिस्ट्री की मौन सहमति मिली हुई है। हमने कल ही इस विषय पर पत्र लिखकर माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत करा दिया है और उस पत्र को आज के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा मानते हुए हमने उनको पत्र लिखा है, जो पत्र आपको उपलब्ध हो जाएगा। और इस विषय पर हमने मार्गदर्शन मांगा है और वो ये भी जानते हैं कि कई राज्य ये काम कर रहे हैं, उसके बावजूद केंद्र सरकार मौन है। आखिर क्यों? इससे पहले कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी ने न सिर्फ बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया, बल्कि कोरोना के खिलाफ जंग में मोदी सरकार की रणनीति पर भी हमला बोला। देश में कोरोना वायरस के फैलने और उसकी रफ्तार पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का पिछले 3 हफ्तों में रफ्तार बढ़ी है, जो चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से समाज के हर तबके, खासकर किसानों, मजदूरों, प्रवासी मजदूरों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री सब कुछ ठहर चुकी है और करोड़ों लोगों की आजीविका के साधन खत्म हो चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बैठक में मांग की कि टेस्टिंग उपकरणों की खरीद केंद्र के अधीन ही होनी चाहिए, ताकि उचित मात्रा में बढ़िया क्वालिटी के मेडिकल उपकरण केंद्र के जरिए ही हर राज्य को एक साथ मिल पाए। अशोक गहलोत ने कहा कि रैपिड टेस्टिंग किट पूरी तरह से फेल रही है, जिससे निराशा हाथ लगी है। दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने 1 लाख टेस्टिंग किट की मांग की थी, लेकिन सिर्फ 10,000 टेस्टिंग किट ही दिए गए। All sections of our society continue to face acute hardship and distress, particularly our kisans, our khet mazdoors, our migrants, labor, construction workers, and workers in the unorganized sector. The central government does not appear to have a clear idea on how the situation will be managed. उधर पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार ने भी केंद्र पर पक्षपात का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल सरकार और राजभवन के बीच तनातनी एक बार फिर बढ़ गई है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अल्पसंख्यक समुदाय का खुल्लम खुल्ला तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया। धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच लेटर युद्ध शुरू हो गया है। एक तरफ ममता बनर्जी राज्यपाल पर सरकार के कामकाज में दखल देने का आरोप लगा रही है, वहीं राज्यपाल मुख्यमंत्री पर अल्पसंख्यकों को शहर देने का आरोप लगाते हैं। राज्यपाल धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से राजनीति और टकराव खत्म करने को कहा था।
कुछ दिन पहले ही ममता ने केंद्र सरकार के प्रतिनिधि को बंगाल नहीं घुसने दिया था। केंद्र के विरोध के बाद ममता मानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी कई बार केंद्र पर अनदेखी का आरोप लगा चुके हैं। खासकर अप्रवासी मजदूरों को लेकर केंद्र की कई बार बात हो चुकी है, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। अब सवाल यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच मनमुटाव होगा तो कोरोना से जंग कैसे जीतेंगे। कोरोना पर क्रेडिट लेने की होड़ में ये सब हो रहा है। अब सवाल है कि क्या सच में केंद्र सरकार गैर बीजेपी राज्यों के साथ भेदभाव करती है या फिर राज्य सरकारें केंद्र का साथ नहीं दे रही है। क्या केंद्र और राज्यों में कोऑर्डिनेशन की कमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो इस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप जो है वो देखने को मिल रहे हैं और सहयोग नहीं करने के आरोप की बात भी हो रही है। ऐसे में अब सभी राज्य सरकारें जो है वो अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रही हैं। केंद्र सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन जिस तरह से गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर ये आरोप लगा रही कि सरकार हमारे साथ अनदेखी कर रही है या फिर एक रवैया जो है वो गैर बीजेपी शासित राज्यों और बीजेपी शासित राज्यों के बीच में अलग अलग है, तो ये कहीं बातें सामने आ रही है। लेकिन ये माना जा रहा है कि केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन राज्य सरकारें जो है वो बराबर सहयोग नहीं कर रही है। इन सब विषयों पर हम मंथन करेंगे, सब विषयों पर चर्चा करेंगे और विस्तार से जानेंगे कि आखिर हकीकत क्या है और वास्तव में स्थिति क्या है। आज हमारे साथ लोकतंत्र में खास चर्चा के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुदेश वर्मा साहब जुड़े हैं, प्रदीप टमटा साहब जुड़े हैं, कांग्रेस राज्यसभा सांसद हैं, निरंजन पोद्दार साहब जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और अजय कौलसर है, APN के एडिटर हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है। सबसे पहला सवाल मेरा बीजेपी से कि सुदेश वर्मा साहब आपसे है कि जिस तरह के आरोप केंद्र सरकार पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगा रही हैं, राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री लगा रहे हैं, वो क्या सही है, क्या मायने हैं उनके? देखिए, जब आप तथ्यों का सामना करेंगे तो ये सब आपको आधार निराधार लगेंगे। केंद्र ने पूरे स्टैटिस्टिक्स लोगों के सामने रख दिया है और जो भी जिसको जो देना था, गरीबों को देना था, किसानों को देना था, जो जनधन योजना के तहत जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है जी, मनरेगा का पैसा है वो भी ट्रांसफर हुआ है। देश को खुलेआम पूरा है, जितना आपको चाहिए जी ट्रेन वो आपके लिए अवेलेबल है जी। FCI ने अपना गोदाम खोल दिया है जी, लोगों के लिए कोई फूड शॉर्टेज भी नहीं है जी। इसका काम है कि जो आपके पास संसाधन मिल रहे हैं उसको अच्छा से डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इसमें राजनीति की कोई बात ही नहीं है। केंद्र ने कभी नहीं बोला कि आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसमें हम कोई राजनीति थोड़ी नहीं कर रहे। पूरा भारत एक है और सभी को बचाना है। जिसकी जो जरूरत है वो आए और ले जाए, इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है। अब अभी आप GST की बात करेंगे, अभी आप इकोनॉमिक रिवाइवल की बात करेंगे तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि अभी तो कोरोना से डील कर रहे हैं। इस लड़ाई को हम जीते, उसके बाद वो सारी बातें भी आएंगी। ठीक है सुदेश जी, आखिर कमी कहाँ रह गई कि कांग्रेस को या विपक्षी पार्टियों को इस तरह के आरोप लगाने का मौका मिल रहा है? देखिए, कमी नहीं है। दिक्कत यह है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्व जो है इसकी सराहना कर रहा है भारत की, भारत कितने अच्छे से कोरोना वायरस से डील किया है। जबकि अमेरिका में आप सोचिए इतनी ज्यादा मृत्यु हो गई, लाखों लोग संक्रमित है इससे, वहाँ लॉकडाउन का भी असर नहीं हुआ। वो लोग सब बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो मॉडल है वो अच्छा है जी। तो क्या मॉडल है? I2T2, आइसोलेट करिए, आइडेंटिफाई करके उसका फिर टेस्टिंग करिए और उसका ट्रीटमेंट करिए। I2T2 मेथड को एक्सेप्ट किया है पूरे वर्ल्ड ने कि इंडिया जो कर रहा है बहुत अच्छा किया, लॉकडाउन बहुत सक्सेसफुल रहा है, बहुत लोगों की जान बची है। अब इनको दिक्कत ये है कि भाई नरेंद्र मोदी सक्सेसफुल क्यों हो जाए। अब कोई बोलते हैं कि रैपिड टेस्टिंग शुरू कर दीजिए, तरह तरह का सुझाव। अरे आप एक्सपर्ट नहीं है और नरेंद्र मोदी जी के पास सारे एक्सपर्ट एडवाइस अवेलेबल है और जब वो आपसे इंटरेक्ट करते हैं मुख्यमंत्री के रूप में तो आप वो सारे एडवाइस देते हैं और उन सबको एसिमुलेट करने के बाद डिसीजन लिया जाता है। पूरा भारत एक इसमें राजनीति करने की अभी आवश्यकता। ठीक है सुदेश जी, प्रदीप टमटा जी के पास में आना चाहूंगा। प्रदीप जी, सुदेश जी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सरकार लगातार काम भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ जो सौतेला व्यवहार कर रही है, उसका रवैया अलग है। क्या आपके आरोप सही है? क्या इनके मायने हैं? देखिए, WHO ने सबसे बड़े पहले बात कही थी जी कि इस इलाज में सबसे पहले है कि टेस्ट कीजिए, प्रिस्क्रिप्शन कीजिए, आइसोलेशन में डालिए। ये सबसे पहले इसकी शर्त थी। आज भी देखिए, जब पूरे देश से दबाव पड़ा है कि हमको रैपिड एक्शन टेस्ट, बॉडी टेस्ट के लिए आगे बढ़ना चाहिए। दुनिया में जो टेस्ट हो रहे हैं उसकी कंपेरेटिव में हम बहुत पीछे हैं। सरकार ने टेस्ट किट मंगाई और टेस्ट की हालत क्या आ गई कि वो सब फेलियर हो गई और अभी भी पर्याप्त मात्रा में टेस्ट किट नहीं है। इसलिए
ये कहना कि मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छा कर लीजिए, दुनिया देख लीजिए। सबसे बड़ी जो बात क्या है जी कि 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में बनने के बाद आज पूरा देश पहली बार इस राष्ट्रीय आपदा को भुगत रहा है। अब पूरा देश लॉकडाउन में है। डीआरएम एक्ट तहत, जिसे मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत, आखिर ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारियां थी कि इस समय केंद्र सरकार को नीतियां बनानी थी, प्लान बनाना चाहिए था, गाइडलाइंस करनी चाहिए। दो तरह की स्थितियों में थी, दो तरह के संकट इस समय हमारे सामने। एक तो है कि हम अपनी टेस्ट की मात्रा को बढ़ाएं, जितने हम टेस्ट करेंगे और जो संक्रमित लोग हैं जी और अन्य लोगों को आइसोलेशन करेंगे, जब लॉकडाउन हम खोलेंगे तब उस लॉकडाउन का फायदा मिलेगा। अभी तो हमने लॉकडाउन किया है, जिस दिन लॉकडाउन से छोड़ेंगे जो संक्रमित है वो फिर आम लोगों से मिलेंगे। इसीलिए बात हो रही थी कि टेस्ट की प्रशिक्षण की सीमा को तेजी से बढ़ाया जाए, दुनिया के पैमाने जिस तक से करें, और मिनिमम के हिसाब से 10 लाख में कितने होने चाहिए, हम उसमें पीछे। पहली बात तो राहुल जी ने इस बात को कांग्रेस पार्टी ने सरकार से अनुरोध किया कि हम इस फ्रंट में कमजोर है, पीछे है, इसकी गति को बढ़ाया जाए। एक चीज। दूसरी चीज, बिना किसी चेतावनी के आपने पहला लॉकडाउन किया 21 दिन का। 21 दिन का लॉकडाउन में आपके पास पूरा समय था भारत सरकार को राज्य सरकार से मिल करके। लाखों लोग आपने देखा कि सड़कों में आ गए। आज पूरे देश के अंदर लोग फंसे हैं क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही जो जिस स्थिति में था वो हो गया। अब राज्य सरकारों के पास दबाव आ रहा है। कोटा में छात्रों का दबाव बनाया तो विभिन्न कुछ राज्य सरकारों ने आपस की सहमति के आधार पर, जिसको केंद्र की भी सहमति मिली, अपने छात्रों को बुला लिया। बिहार के मुख्यमंत्री ठीक है और प्रदीप, हमारे ठीक है झारखंड के प्रदीप मुख्यमंत्री ने सवाल सर बनाया। अजय कौल सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर किस तरह से जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, प्रदीप जी बस जी मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपको दोबारा आऊंगा। अजय कौल सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला ये जो चल रहा है, क्या ये सही है? आखिर इसके क्या मायने हैं? क्या कुछ इसके पीछे वजह है? दरअसल जिस तरह से राजनीति जो हो रही है, इसके पीछे क्या कुछ वजह है? देखो, राजनीति तो होती ही है, शुरू में सब अच्छी बातें होती है। मेरे ख्याल से तो अब बाद में दे आर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, वो तो अपना राजनीति देखेंगे कि भाई अगर अब अपोजिशन पार्टी अब नरेंद्र मोदी पीएम को और बीजेपी को कितना क्रेडिट देगा, अच्छा काम किया नहीं किया। अगर वो उनको क्रेडिट देते हैं तो उनकी अपना वो कहाँ रहते हैं फिर। तो अब जैसे जैसे ये आगे फेज बढ़ता जाएगा, मैं ये मानता हूँ कि इसमें पॉलिटिक्स और भी ज़्यादा होगा कि आपने यहाँ गलती की, आपने वहाँ गलती की, आपने देरी की। जैसे राहुल गांधी ने पहले बोल रहा है कि मैंने 12 फरवरी को बोला था कि लॉकडाउन कर दो, लेकिन ये लोग तो बिजी थे एमपी में सरकार गिराने के लिए, तो कांग्रेस ये सब कह रही है। तो ये पॉलिटिक्स, अब ये पहले तो भी फेज़ है कि सब कोरोना वायरस को देखो जी, बट अभी से मेरे ख्याल से ये थोड़ा जल्दी शुरू हो गया कि ये आप गलत है और मैं ज़्यादा अच्छा हूँ और ये सब जी। तो मैं एक्चुअली टमता जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्यों लगता है कि सरकार आपके साथ आया नॉन बीजेपी गवर्नमेंट के साथ भेदभाव कर रही है? कांग्रेस ऐसा क्यों कह रही है बार बार? देखिए, कांग्रेस ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि लाखों जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, विभिन्न राज्यों में प्रवासी लोग फंसे हुए हैं, राज्यों के अंदर छोटे कारोबार सब तबाह हो गए हैं। आखिर जब ये जो आपदा प्रबंधन एक्ट है 2005 के अनुसार, इस हिसाब से जो मजदूर है उनको आप सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप उनको वेतन भी दीजिए, आप उनका कहते हैं नौकरी से ना निकालिए। आखिर ये पूरे देश में इसकी नीति का सीधा जो आपदा प्रबंधन एक्ट में है वो तय रणनीति है। वो नीति भारत सरकार को बनानी है कि जो लॉकडाउन के बाद जो वर्कर है, जिनको मजदूरी नहीं मिल पा रही है, जिनके वेज है, उनको प्रोटेक्शन के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन से कितना वेतन उनको मिलेगा। जो इंडस्ट्री में छोटे आपके लघु माइक्रो इंडस्ट्री में थे जो बंद हो चुकी है, वो अपना वेतन कहाँ से देंगी, अपने कर्ज को कहाँ से देंगी, उसके लिए भी जो एक्ट में व्यवस्था थी। आखिर भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के उन गाइडलाइन को क्यों नहीं फॉलो कर रही है और क्यों नहीं राज्य सरकारों को निर्देशित कर रही है कि भाई इसी पैमाने के हिसाब से आप कीजिए।
आखिर ये तो कांग्रेस ने कहा, परसों सोनिया जी ने पत्र लिखा 1 लाख करोड़ रुपया वेतन प्रोटेक्शन के लिए एनएलसी में रखिए, 1 लाख करोड़ रुपया उनके एनएलसी के कर्ज है, अन्य चीजों के लिए रखिए। आखिर ये तो भारत सरकार को तय करना था। हम इसीलिए कि केंद्र भारत सरकार कह रहे हैं कि आप आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत, जिसके तहत आपने लॉकडाउन को लागू किया है, आप उसकी गाइडलाइंस को ही नहीं फॉलो कर रहे हैं। आपने अभी कोई राष्ट्रीय प्लान नहीं बनाया है, राज्यों को अपना प्लान बनाना था, जिलों को अपना प्लान बनाना था। आखिर इस पूरी आपदा से केंद्र सरकार अकेले नहीं लड़ सकती है, इसको राज्यों के सहयोग से और जिला प्रशासन के सहयोग से हमको लड़ा जा सकता है। तो ये दिशा निर्देशन करने का अधिकार ये भारत सरकार को करना था। इस फ्रंट पर आप पूरी तरह से असफल हुए हैं। आपका काम था राष्ट्रीय स्तर पर एक फंड बनाना, जो राज्यों को उसके द्वारा भारत सरकार उसको देती। आपने अभी तक उसको वो फंड न बना करके पीएम केयर फंड बना दिया। आपने मिटिगेशन फंड बना दिया, ये सेक्शन 47 है डीएम एक्ट नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड बनेगा, वो अभी तक आपने नहीं बनाया। उस फंड में कितना पैसा राज्यों को दिया गया? आप तो सब कुछ दिशा निर्देश होम मिनिस्ट्री के आ रहे हैं, लेकिन उसकी आर्थिक जो पहलू है उस पर तो भारत सरकार किसी फ्रंट पर आगे नहीं बढ़ी है। आखिर मजदूर को भुगतान किससे करना है? जिन राज्यों में वो मजदूर रह रहे हैं अभी, उनकी शेल्टर की क्या क्या कंडीशन होगी, भोजन कानून कैसे मिलेगा, उनकी क्या क्या मिनिमम आवश्यकता है, प्रदीप जी, भारत सरकार का निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन जी, पोद्दार जी, मैं प्रदीप जी मैं आऊंगा, दोबारा आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन जी, क्या कुछ लगता है आपको, क्या वास्तव में हकीकत है जिस तरह से गैर बीजेपी राज्य जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ये कह रही है कि सिर्फ बदनाम करने की कोशिश है, वो भी नाकाम कोशिश है? क्या मायने इन सबके? देखिए शुभम जी, ऐसा है कि राजनीतिक पार्टियों का काम है राजनीति करना जी, लेकिन राजनीति, मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीति 2 प्रकार की होती है। एक होती है सार्थक राजनीति, एक होती है निरर्थक राजनीति जी। अगर सार्थक राजनीति होती है तो वो कहीं ना कहीं जनता के हित में जाती है, देश के हित में जाती है। कि जैसे अभी प्रदीप टमटा जी जो कह रहे थे, मैं उस चीज को सुन रहा था, तो उसके अंदर देखिए 2-3 चीजें होती है। कि एक चीज ये है कि भाई आप जो कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। अगर इस चीज के बारे में अगर राजनीति होती है तो ये राजनीति जाती है सार्थकता के रूप में। और अगर ये कहें कि आपने ऐसा पहले क्यों नहीं किया, आपने जो है लॉकडाउन फरवरी में क्यों नहीं किया, आपने उससे पहले हमने जब बोला था उस टाइम लॉकडाउन करते, वो निरर्थक राजनीति है। कि वो राजनीति ऐसी है जिससे जनता खिन्न होती है। और मेरा ऐसा मानना है शुभम जी कि ऐसे मौके पे, ये विषम परिस्थिति है, मैं आपको बताऊं, इसके अंदर ऐसे मौके के ऊपर सार्थक राजनीति, इस देश की जनता को बहुत सार्थक राजनीति की बहुत जरूरत है। और एक प्रत्यक्ष विपक्ष होना भी जरूरी है, क्योंकि कोई भी सरकार अगर उसका विपक्ष अगर उसको खिंचाई करने के लिए नहीं है तो सरकारें, आपको पता है कि भाई कोई भी सरकार निरंकुश हो जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है सार्थक राजनीति बहुत जरूरी है, लेकिन उसके अंदर जिस तरीके से जनता को बेवकूफ बना करके अगर ये इस तरीके की बातें करी जाएंगी कि भाई ये जो है ना फरवरी में लॉकडाउन, जब फरवरी में हमारे पास केसेस ही नहीं आए थे तो फरवरी में लॉकडाउन का कोई तर्क ही नहीं रहा था। मेरा कहने का मतलब ये है, आज जो सरकार कर रही है उसके अंदर आप चाहे रैपिड टेस्ट इसके ऊपर सवाल उठाइए, चाहे आप जो स्पीड से टेस्टिंग चल रही है या जिस स्पीड से जो हमारे काम चल रहे हैं, मतलब जो सरकार ने जो व्यवस्था कर रखी है, इसके अंदर विपक्ष का काम है इसके अंदर इसको और बढ़ाने के लिए इसकी कमियां निकालना। लेकिन ये चीजें होती रहनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। चलिए सुदेश जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। जिस तरह से अपने अपने राज्यों में छात्रों को वापस लाने की जो जद्दोजहद है राज्य सरकारें कर रही है, मजदूर भी यहाँ वहाँ फंसे हुए हैं अलग अलग राज्यों में, उन्हें वापस लाने की जद्दोजहद कर रही है। कुछ बीजेपी रूलिंग राज्यों ने, जैसे अगर बात करें यूपी की, तो वहाँ के उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी ने अपने अपने राज्यों के जो राज्य के छात्र हैं, जो मजदूर हैं, उन्हें वापस ले आए हैं। कोटा से फंसे छात्र थे उन्हें वापस ले आए हैं। मजदूरों को भी लाकर क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें और इसी के साथ एक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें, तो इन्होंने भी इस पर ये बात कही है कि कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की इन्हें जो एक मौन सहमति जो है वो मिली हुई है, मतलब एक साइलेंट जो एक्सेप्टेशन है वो मिला हुआ है। तो इस तरह से क्या माना जाए कि क्या बीजेपी को केंद्र सरकार के द्वारा बीजेपी रूलिंग राज्यों में क्या सहमति मिली हुई है? क्या गैर बीजेपी राज्यों में वहां सहमति नहीं मिल सकती ऐसी?
नहीं है, ये सही नहीं है। आप जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं जी, ये फैक्ट नहीं है। क्योंकि आपको मैं याद दिला दूं, जी, जब माइग्रेंट वर्कर्स दिल्ली के बॉर्डर को पार करके उत्तर प्रदेश में घुसे थे, उस पर आपको बहुत थोड़ी कंट्रोवर्सी थी। आपको पता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी जी, और उनके लोगों ने भी इनकरेज किया था, क्योंकि वो बोलते थे माइग्रेंट कहाँ जाएंगे। ऐसे समय बहुत विपत्ति, बहुत बड़ी क्राइसिस इवॉल्व की थी, जिसका स्टेट गवर्नमेंट को इसको रिस्पॉन्स देना पड़ा और उनको घर नहीं ले गया स्टेट गवर्नमेंट ने। जी, स्टेट गवर्नमेंट उसको ऐसे जगह ले जाके क्वारंटाइन किया। तो क्वारंटाइन ही रहे, दिल्ली में नहीं रह के वो उत्तर प्रदेश के किसी गांव में क्वारंटाइन पे। झारखंड के माइग्रेंट मुख्यमंत्री वर्कर को सुदेश जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र लिखकर केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है और बात भी कही है कि क्या हम भी हमारे राज्य के 5000 जो छात्र फंसे हुए हैं अलग अलग राज्यों में उन्हें वापस ला सकते हैं, लेकिन इस पर सरकार की चुप्पी क्यों? देखिए, ये राजनीति हो रही है। क्योंकि आप बताइए कि जब उत्तर प्रदेश, जी, ये तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोटा के छात्रों का किसका था? राजस्थान सरकार का था। राजस्थान में किसकी सरकार है? राजस्थान सरकार का जिम्मा सिर्फ इतना था कि उन्हें राज्य से बाहर निकलने की अनुमति देना, लेकिन संसाधन मुहैया कराना, रोडवेज की बसें भेजना राज्य सरकारों का ही काम है। नहीं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था उनको नहीं निकलने देना और राज्य में ही उनके लिए सारे संसाधन उपलब्ध कराना। निकलने देना तो क्राइम हुआ और उसके बाद लाके आप रास्ते में डाल दिए। विशेष तौर पर सरकार ने रिस्पॉन्स दिया। फिर कुछ विशेष राज्यों को अनुमति आखिर कैसे मिल गई? कैसे रोडवेज की 300 बसें पहुंच जाती हैं, ले आती हैं? सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं था। बिहार और उत्तर प्रदेश की दो सिचुएशन है। बिहार थोड़ा सा दूर है, वहाँ भी कुछ आपको पता है कि एक एमएलए ने अपने स्पेशल परमिशन लेके अपनी गाड़ी से गए अपने बेटी को लाने के लिए जी, और स्पेशल परमिशन किसी को भी मिल सकता, हमें भी मिल सकता, आपको भी मिल सकता जी। आपको एक जेन्युइननेस दिखाना पड़ेगा, जिसमें कोई इम्पार्शियलिटी की बात नहीं है। और अगर आपने सिस्टम को तोड़ा है अपने एडवांटेज की, तो सजा मिलेगी। जैसे इनके साथ हुआ, तो ड्राइवर थे तो सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, सब लोग सस्पेंड किए गए। क्योंकि आप कानून को नहीं तोड़ सकते। देखिए, नीतीश कुमार जी का स्टैंड था, सही था जी, लेकिन आप मजदूरों के साथ इनको कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको पब्लिक पॉलिसी में इम्प्लीमेंटेशन पर भी देखना पड़ता है। मजदूर आपको पता है कितने, करीब 1 करोड़ होंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग, मुंबई और अगर आप दिल्ली की बात करें तो करीबन 90 लाख माइग्रेंट वर्कर्स हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आप ट्रेन से भी लाएंगे तो आप लाते रहेंगे, पर दिन नहीं हो पाएगा। ठीक, और ये अगर गांव में चले गए तो महामारी फैला देंगे, पूरा गांव तबाह हो जाएगा। चलिए, और इसी कारण से इनको क्वारंटाइन करके रखना एक जगह बहुत जरूरी है कि ये खुद ठीक हो। लेकिन सुदेश जी, इन सब के बीच में यूपी में कैसे आ जाते हैं मजदूर और फंसे हुए छात्र वापस? बीमार पड़ गए बिहार के गांव में तो इनका इलाज तक नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक, मुंबई में इलाज तो हो पाएगा। ठीक है। मैं जानूंगा आपसे, मैं चाहूंगा आपसे कि आप अपने सवाल का जवाब अच्छे से देंगे, लेकिन यहाँ जिस तरह से मजदूरों को और छात्रों को वापस लाने को लेकर सियासत शुरू हो गई है, तो इन सब के बीच में देखने वाली बात होगी कि आखिर राज्य सरकारों में कितना दम है, राज्य सरकारें केंद्र सरकार से क्या अनुमति ले पाती हैं या फिर नहीं ले पाती हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं मौन अनुमति जो है कुछ राज्यों को मिली है, ऐसा आरोप लगातार कांग्रेस लगा रही है। लेकिन इसमें देखने वाली बात होगी कि आखिर फंसे हुए छात्र और मजदूर गैर बीजेपी राज्यों की सरकारें कब तक वापस ला पाती हैं। प्रदीप टमटा जी, आखिर कहां कमी रह रही है कि जो राज्य सरकारें हैं, गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें हैं, वो छात्रों को, मजदूरों को वापस नहीं ला पा रही हैं? क्या केंद्र सरकार की अनुमति नहीं है या फिर उन सरकारों के पास में अपने संसाधन नहीं है? देखिए, पहली बात तो मैं सुरेश वर्मा जी की बात पर कुछ कहना चाहूंगा कि राजस्थान में जो छात्र थे जी, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। वहाँ लोग रह रहे थे, न वो जो रेड जोन में था, हर चीज राजस्थान सरकार उनको उपलब्ध करा रही थी। लेकिन छात्रों का कहना था जी कि जब परीक्षाएं बाद में है जी, हम कब तक इस स्थिति में रहेंगे। और उस राजस्थान की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत सरकार की सहमति से उनको क्या कहते हैं वहां भेजा गया जी। राजस्थान सरकार ने कोई चूक नहीं की जी। आखिर कह रहे कि यही बात है हरियाणा के संदर्भ में। आप बताइए, हरियाणा के 15,000 मजदूरों को उत्तर प्रदेश सरकार अपने वहां ले गई, वापस ले गई है पिछले 2-3 दिनों के अंदर। उसको भारत सरकार की सहमति मिली है जी। आखिर जब एक तरह पूरे देश में लॉकडाउन है, एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा सकता है। एक मिनट सुदेश जी, आप मोबाइल बात कहने लीजिए। जब नहीं लेते भारत सरकार आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों अपना रही है? राजस्थान सरकार ने, महाराष्ट्र की हमारी सरकार ने, झारखंड की सरकार ने एक बात कही है जी कि एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए जी। छात्रों के लिए एक अलग नीति हो और कामगार, जो प्रवासी कामगार है
जो इस देश की इकोनॉमी के मेन रीढ़ है, अपना खून पसीना बहा है, क्या उनके लिए एक नीति नहीं बननी चाहिए? और इसके लिए भारत सरकार का दायित्व है। जो महाराष्ट्र का फंसा है यूपी में आना चाहता है, हजारों लाखों लोग उत्तराखंड के लोग हैं, देश के विभिन्न अंचलों में। चलिए, इसका जवाब सुदेश जी से लेंगे। सुदेश जी, आखिर क्यों केंद्र सरकार दोहरा रवैया अपना रही है, बताएं। प्रदीप जी, सुदेश जी को अपना जवाब देने दीजिए। प्रदीप जी, हाँ सुदेश जी, क्यों आखिर केंद्र सरकार दोहरा रवैया अपना रही है, बताएं। राजस्थान गवर्नमेंट ने बंद किया अपने सारे इंस्टीट्यूट को। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा बेटा भी बीट खिलानी में पड़ता है। चमटा जी, आपके सवालों का जवाब सुदेश जी दे रहे हैं ना। वो सीधा आ गया दिल्ली। आपने इंस्टीट्यूट को जो कोटा में खुलने क्यों दिया? जब लॉकडाउन की बात हुई थी उसके पहले से ही आपने अगर बंद कर दिया होता इंस्टीट्यूट को जो पहले बंद किए गए थे, ये इन छात्रों को घर आने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद भी छात्रों को आप बताते कि आप नहीं जा सकते हैं, आप यहीं रहेंगे, और जब आप कोरोना फ्री हो जाएंगे तब आपको जाने दिया जाएगा। आपने उनको परमिशन क्यों दिया? क्योंकि आप क्राइसिस क्रिएट करना चाहते थे। परमिशन देने की कोई जरूरत नहीं थी। वहाँ उनका देखभाल आप करते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने शिफ्ट किया, और उसके बाद उसका रिस्पॉन्स यूपी गवर्नमेंट ने दिया। और सारी सरकारें, चाहे वो बिहार की हो चाहे वो झारखंड की हो, सेम रिस्पॉन्स दे सकते थे। अगर राजस्थान ने परमिशन दे दिया, आप तो एक एक करके अपनी प्रतिक्रिया दें। चमटा जी, सुदेश जी जवाब दे रहे हैं ना। क्या होता? चमटा जी सुनिए शुभम जी, इससे अच्छा हाल क्या होता? क्या बस से लाने से अच्छा हाल क्या होता कि झारखंड के लोग जाके वहाँ पर लोग समझाते छात्रों को और उनके लिए हर फैसिलिटीज को मुहैया कराते। वो कोरोना फ्री। चमटा जी, सुदेश जी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सुदेश जवाब दे रहे हैं ना। चमटा जी, आप सुनने दीजिए पहले सुदेश जी को। सुदेश जी, वो कोरोना फ्री हो जाएंगे, कोरोना उनको नहीं टच किया है तो वो अपने घर लौट जाएंगे। ठीक है। 4 दिन की तो बात है, तो पहले क्यों? अरे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने तमाम छात्रों को सुविधाएं दी थी, तमाम तरीके, लेकिन छात्रों का उनके कोटा क्यों नहीं बंद हुआ ये बताइए। कोटा जहाँ स्टूडेंट्स को कोचिंग दिया जाता है, खास स्केल में कोटा की इकोनॉमी स्टूडेंट्स पर डिपेंड करती है, आपने क्यों नहीं बंद कराया? हरियाणा सरकार ने कैसे होस्टल्स को बंद कराया? आपने हरियाणा की सरकार ने 15,000 यूपी के कामगारों को जाने की कैसे अनुमति दे दी? पैमाना तो एक बनाइए सुदेश जी। हम तो भाई साहब, आपको समझ में आ रहा है? आप राष्ट्रपाल सांसद हैं, परमिशन केंद्र सरकार क्यों देगी? स्टेट के डीजीपी परमिशन देते हैं, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन देता है कि उनके बॉडी से आप ले जा सकते हैं कि नहीं, अपने रिस्क देखिए। केंद्र सरकार परमिशन नहीं देती। चलिए, आप दोनों बना दिया है। निरंजन पोद्दार साहब भी जुड़े हमारे साथ में। निरंजन पोद्दार साहब भी जुड़े हैं। निरंजन जी, क्या केंद्र सरकार का पैमाना अलग अलग है बीजेपी और कांग्रेस शासित राज्यों के लिए? देखिए शुभम जी, मैं पहले तो अपने जो दोनों राजनीतिक पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि इस देश की जनता आपसे सार्थक बहस की उम्मीद करती है जी। ये जो आप जो तू मैं का जो खेल खेल रहे हैं ना, इसमें जनता का कोई इंटरेस्ट नहीं है जी। आप तो जनता को ये बताइए और विपक्ष सरकार से ये पूछे कि आगे उसका रोड मैप क्या है जी। आगे देश के लिए रोड मैप क्या है, इकोनॉमी को लेकर के क्या रोड मैप है, और जो ये बीमारी बढ़ रही है इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए क्या रोड मैप है। विपक्ष राजनीति करे तो इस तरीके की सार्थक राजनीति करे, और जो भारतीय जनता पार्टी है वो ये बताए कि आगे हमारा ये हमारा प्लान है, हम इस देश को आगे इस दिशा में इस तरीके से, चाहे वो आर्थिक रूप से है, जो अभी आर्थिक रूप से भी भारत की कमर टूटने वाली है आपको पता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी इस प्रकार की तू मन ना करे जिससे जनता का कोई भला नहीं होने वाला। मेरा मानना है कि सार्थक चीज पे बहस होनी चाहिए। चलिए सुदेश जी, एक बार फिर आपके पास आऊंगा, उसके बाद में आऊंगा चमटा जी के पास में। सुदेश जी, जिस तरह से सोनिया गांधी ने कांग्रेस की बैठक में, समिति की बैठक में आरोप लगाए हैं कि सरकार की रणनीति ठीक नहीं है, सरकार ठीक तरह से काम नहीं कर रही है, तो क्या ये आरोप सही है? देखिए, आपको पता है कि कोरोना से कैसे डील किया जाए जी। आपको पता है, अजय जी भी बैठे हुए हैं, आपके एडिटर बहुत एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, उनको पता है कि एक कंसेंसस के तहत किया जाता है, कुछ भी इम्पोज नहीं किया जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो चुका है सीएम के साथ, बाकी लोगों के साथ बहुत बार हुआ है, एक्सपर्ट एडवाइस अवेलेबल है,
और ये सारे फीडबैक के बाद ही डिसाइड होता है कि कैसे किया जाए या क्या अडॉप्ट किया जाए स्ट्रेटेजी। ऐसा नहीं कुछ इम्पोज कर दिया जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस को यहाँ राजनीति करना, बोलना कि ये करो, क्या करो बताइए ना। आप कैसे आप बोलोगे रैपिड टेस्टिंग करो, इससे बड़ा बेवकूफी वाला कोई बयान नहीं हो सकता। आप रैपिड टेस्टिंग कर दीजिए, कोई आदमी चल रहा है उसको टेस्ट कर लीजिए कोरोना है कि नहीं। इससे कोरोना पता लगता है क्या? कोरोना के सिम्टम्स को आपको पता है, कोरोना का तरीका पता है, डॉक्टर्स लोग बता चुके हैं। उसके बाद आप रैपिड टेस्टिंग की बात करते हैं। अरे टेस्ट करके भी आपको नेगेटिव बोल भी देगा तो कोरोना फिर हो जाएगा। किसी को नेगेटिव बोल दिया गया है उसके बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करेगा। मैं आपको सिलसिलेवार तीन राज्यों की कहानी बताऊंगा सिलसिलेवार। पंजाब की अगर हम बात करें तो वहां पर 1 लाख किटें मांगी थी, 10,000 पहुंचाई गई। राजस्थान में जो रैपिड एक्शन की जो किटें थी, रैपिड टेस्ट की किटें थी, वो फेल हुई हैं। और पश्चिम बंगाल में जो टीम गई थी जांच करने के लिए, उसे नहीं जाने दिया गया है। प्रदीप टमटा जी, क्यों ऐसी स्थिति इन राज्यों में बन रही है, बताएं। मैं इनफैक्ट ऐड करूंगा प्रदीप जी मैं ऐड करना चाहूंगा जी। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लीड लेना चाहिए, कि सब कुछ डिटरमाइन करना चाहिए, डायरेक्शन देना चाहिए, ये वो। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी टीम्स भेज देती है स्टेट्स में, फिर अपोजिशन पार्टीज उस पर हु हल्ला कर देती है कि क्यों आई है, हमारे यहाँ क्यों आई है, क्या करने आई है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है क्या? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पे छोड़ना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे छोड़ दीजिए, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल है वो पूरा स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए। यहाँ पे क्या आप क्या देखते हैं? लेकिन मैं मुद्दा जी की बात से शुरू करूंगा। हम कांग्रेस मामले कहीं राजनीति नहीं कर रही। हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी ने, सबसे बड़ा हमारा क्षेत्र है असंगठित क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। 80 से 90% लोग वहीं रोजगार पर रहते हैं। सबसे ज्यादा बुरा असर उस पर पड़ा है। कांग्रेस ने कंस्ट्रक्टिव सजेशन दिया था कि सरकार इन उद्योगों में काम करने व असंगठित क्षेत्र के जो कामगार है, जो नौकरी से निकाले जा चुके हैं, उनके वेतन को सुनिश्चित करने की योजना बनाए। और कांग्रेस ने 1 लाख करोड़ के इस पैकेज की घोषणा करने की मांग की है। ठीक है। दूसरी चीज है, उन्होंने कहा ये असंगठित क्षेत्र है जिनको इंटरेस्ट से लेकर अपने आप जब इंडस्ट्री को आप ग्रीन जोन में शुरू करने की इजाजत दे रहे हैं, उनको ऋण की जरूरत होगी। आसान शर्तों पर, किस्तों पर उनके लिए ऋण की व्यवस्था सरकार करे। इसके लिए भी हमने कहा था कि 1 लाख करोड़ की पैकेज की भारत सरकार घोषणा करे। अभी तक भारत सरकार ने उस दिशा पर कोई विचार नहीं किया। तीसरी चीज हमने कहा था, जो किसान है, जो भूमिहीन श्रमिक है, जो पीडीएस में आते हैं और जो पीडीएस से बाहर है, जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है, माइग्रेंट वर्कर का तो राशन कार्ड नहीं है, उन सब के लिए भी अगले 3 महीने तक 10-10 किलो चावल या गेहूं, 1 किलो क्या कहते हैं दाल और तेल, उनको अगले 3 महीनों तक मुफ्त उपलब्ध करा जाए। इस पर भारत सरकार अभी कोई दे। ये हमारे कंस्ट्रक्टिव सजेशन थे। तीसरी जो अगली चीज है कि फ्रंट तक की टेस्टिंग से क्या होगा, हमारा कहना दुनिया कह रही है और भारत सरकार ने भी उसको बाद में माना कि एंटीबॉडी रॉबिंग जो टेस्टिंग है, इसका मतलब है कि हमने लॉकडाउन में सारे लोगों को आइसोलेशन में डाला है। जैसे ही लॉकडाउन से हम छोड़ देंगे, जो संक्रमित अभी लॉकडाउन में थे, अगर हम उसको आइसोलेशन में हम नहीं डालेंगे तो फिर हमारा लॉकडाउन पूरी तरह असफल हो जाएगा। इसीलिए एंटीबॉडी रेबीज के टेस्टिंग के द्वारा अगर उनके अंदर संक्रमण की कुछ भी संभावना है, उनको आइसोलेट किया जा सकता है। इसलिए इसमें क्या गलत किया था और उसमें सरकार क्लियर रही है। आपने टेस्ट चाइना से मंगाया, वो टेस्ट किट जैसा भी कहा दिया है कि जिन स्टेटों में जितनी मांगी थी उसके हिसाब से हमारी जो अपोजिशन स्टेट है, चाहे पंजाब हो, चाहे झारखंड हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे तो आप क्या कहते हैं कि लॉकडाउन, आप क्या कहते हैं कि लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? नहीं, सारे रहते लॉकडाउन को आगे बढ़ना चाहिए, हमारे राज्यों ने भी कहा है। लेकिन लॉकडाउन को जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 3 जो हमने कि रेड जोन है, ऑरेंज जोन है, ग्रीन जोन, इन तीनों जोनों में अलग अलग तरह की रणनीति बनाई जानी चाहिए। हमारा ये वो तो हो रहा है, ऑलरेडी हो चुका है, वो तो हो रहा है ऑलरेडी। जो आज भी देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स वगैरह को अलाउ कर रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी हो रहा है, वो रिलैक्सेशन हो रही है। तो जब अभी सुरेश जी कह रहे कि टेस्टिंग है, एंटीबॉडी टेस्टिंग आपने किट मंगाई, हम शुरू से मांग कर रहे थे उसको कीजिए, आपकी टेस्ट किट सारी फेल हो गई।
245 रुपए की मिलने वाली जो किट थी वो 600 रुपए में आपने खरीद ली। इतना बड़ा मुद्दा हो गया और उसके बाद वो फेल होगी, तो आपका ये टेस्टिंग का प्रोग्राम तो फिर असफल हो गया। आखिर इतनी बड़ी इमरजेंसी में जिसमें हमने पूरे देश को आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत लाया गया, भारत सरकार को तो राज्यों को गाइडेंस करना है, नीति बनानी है। आखिर जो वे जानकारी को है बेसिन किस फंड से दिया जाएगा, भारत सरकार को राज्यों को चलाना है, चलिए ठीक है, सुझाव देना है अलग बात है, लेकिन विपक्ष की भी तो भूमिका होती है कि वो सरकार के साथ सुझाव मशवरा करे, राय मशवरा करे और उनको सुझाव दे। लेकिन मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा, सीडब्ल्यूसी की जब बैठक हुई थी, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी, सोनिया गांधी ने संबोधित किया था, कहा था, उसमें कितने सुझाव दिए गए सरकार को, उसमें सिर्फ और सिर्फ आरोपों के अलावा क्या था, उसमें ना जनता से अपील की गई कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ना ही मास्क लगाने की अपील की गई, ना ही जनता को कुछ कहा गया कि आप लॉकडाउन में संयम बरतें, ये सरकार का सहयोग करें। इस तरह की बातें सोनिया गांधी ने क्यों नहीं कही? क्यों कहा कि सिर्फ केंद्र सरकार जो है वो काम नहीं कर रही है या ये योजना लेकर आए, वो योजना लेकर आए? कुछ बीजेपी के नेताओं ने तो आरोप भी लगाया कि कांग्रेस ने अपना जो लोकसभा चुनाव का चुनावी घोषणा पत्र है वो पढ़ दिया। लेकिन क्या कहेंगे आप इस पर? क्यों सोनिया गांधी ने इस तरह के सुझाव नहीं दिए जैसे सुझाव आप दे रहे हैं? सोनिया गांधी ने देश की जनता से सबसे पहले अपील की है कि आप सोशल डिस्टेंस को अपनाइए। सबसे पहले कहा कि इस मौके में राजनीति नहीं करनी है, इस मौके में भारत सरकार के साथ हम हर सहयोग के लिए तैयार है। हमने भी दिया है सोशल डिस्टेंस को। हमारी तमाम, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, पंजाब की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की सरकार हो, झारखंड की हमारी सरकार को इस नीति को लागू कर रही है। वही तो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमको जो इस बात की सजा मिल रही है कि हम भारत सरकार के नियमों को पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार भी तो सोचना चाहिए। आप टेस्ट किट से लेकर हर मामले में विवेक कर रहे हैं। आप राज्य सरकारों से कह रहे कि आप तनख्वाह भी दीजिए, आप शेल्टर होम भी बनाए, आप ये भी कीजिए, लेकिन आज तक आप उनको जो आर्थिक पैमाना था आपने 6,500 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड के लिए इकट्ठा किया। ठीक है, किस तरह से लेकिन फिर उस पर टंटा जी, सरकार की रणनीति पर सवाल उठाना सही है क्या? सरकार की रणनीति जो कोरोना को लेकर है, कहीं पर खोट दिखता है, कहीं पर सरकार की रणनीति पर कमजोरी दिखाई देते, क्या ये विपक्ष का काम नहीं है? बिल्कुल काम है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ही लाना चाह रहा था आपको, बिल्कुल काम है। लेकिन आखिर मध्य प्रदेश में भी हालत गंभीर है, गुजरात में भी हालत गंभीर है, महाराष्ट्र में भी हालत खराब है कोरोना को लेकर, दिल्ली में भी हालत खराब है। लेकिन इन राज्यों ने क्यों नहीं आवाज उठाई? इन राज्यों को तकलीफ नहीं हुई? आखिर राजस्थान, पंजाब, इन राज्यों में क्यों दिक्कतें हो रही है? पश्चिम बंगाल में ही क्यों दिक्कतें हो रही है? क्यों ऐसी आरोप प्रत्यारोप की स्थिति सामने आ रही है? टकराव आखिर क्यों हो रहा है? इन राज्यों में क्यों नहीं हो रहा है? वहां भी तो वही आईसीएमटी की टीम गई थी जांच करने के लिए, केंद्र की टीम गई थी, फिर पश्चिम बंगाल में वही टीम गई थी, तो उन्हें क्यों रोका गया, इन्हें क्यों नहीं रोका? पश्चिम बंगाल सरकार के ने कुछ अपने सांसद से वो किया, उसके बाद केंद्र की टीम को आने की अनुमति दे दी। कहां पर उसका असर किया? आखिर क्या किसी राज्य में आप बिना उसको, आखिर इस लड़ाई में आप देखिए, क्या प्रधानमंत्री केंद्र अकेले इस लड़ाई को जीत सकती है? इस लड़ाई में आपके सबसे बड़े साझेदार तो राज्य है और राज्य और जिले प्रशासन है। अगर उनके द्वारा हर राज्य की अपनी विशेष परिस्थितियां हैं। आखिर प्रधानमंत्री कल ममता जी ने कहा कि हम ये प्रधानमंत्री का भी एकाधिकार है, केंद्र का भी एकाधिकार, वो किनको सुने या किनको नहीं। मैं 3 घंटे तक बने रहे, अगर प्रधानमंत्री हमको भी मौका देते, छोटे और बड़े राज्य, अब ये तो आखिर हर को भी तो अपने दर्द को कहने की इजाजत मिलनी चाहिए। तो हमारा जो सम्मान है भारत सरकार से आज भी है, हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन जो भैया जो डीआरएम एक्ट है, जो डिस्पेंसर मैनेजमेंट एक्ट है, जिसके तहत भारत सरकार को लोगों को राहत भी देनी है, मिटिगेशन का प्रबंध भी करना है, अर्थ की व्यवस्था भी करनी है, उस फ्रंट पर राष्ट्रीय नीति भी बनानी है, राज्यों के लिए प्लान भी बनना है। चलिए सुदेश जी आपके पास आऊंगा। टमटा जी रुकिए एक मिनट, सुदेश जी आपके पास आऊंगा। जिस तरह से टमटा जी अभी कह रहे थे कि सरकार को ये कुछ करना चाहिए, कुछ काम उन्होंने गिनाए हैं, आपने सुना भी होगा। आखिर अब जब कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा रही है और आप इन्हें बेबुनियाद बता रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? क्या कांग्रेस के आरोप सही है? लेकिन क्योंकि जिस तरह से सरकार तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन गैर बीजेपी राज्यों में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, तो क्या कमी रह गई? कहाँ दिक्कतें आई कि इस तरह की बातें, इस तरह का टकराव इन राज्यों में हो रहा है? शुभम जी, राजनीति करना है तो प्रदीप सांसद जी इस तरह का स्टेटमेंट दे दीजिए। स्टेटमेंट में कुछ फैक्ट होना चाहिए, कुछ कंक्रीट सजेशन होना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार आपके पास है, आप वहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सबसे खराब फिगर महाराष्ट्र का ही है, उसके बाद दिल्ली का है,
जो दोनों बीजेपी गवर्न नहीं कर रही है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आपको पता है कि जो मुख्यमंत्री है वही डिलीवर करेंगे, इसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं। हम तो सिर्फ प्रोविजन दे सकते हैं, आपको इनेबल कर सकते हैं कि करना तो आप ही का काम है। उसके बाद भी हमने डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत जो काम आप नहीं कर पा रहे हैं वो भी कर रहे हैं। और देखिए, ये कोई राजनीति नहीं है, हमारे तरफ से कोई राजनीति नहीं है जी। इकोनॉमी की चिंता भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले लोगों का जान बचाना है। अगर आपके पास बढ़िया सिस्टम है, जो डॉक्टर भी बोलते हैं कि हाँ कांग्रेस सही बोल रही है, तो उस सिस्टम को प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं मानेंगे? कि आप जो सिस्टम की बात करते हैं उसको डॉक्टर मानता ही नहीं है। हम लोग तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और जो एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं मुख्यमंत्रियों से बात करने के बाद इवॉल्व होता है। उसके बाद आप प्रधानमंत्री जी पर पूरा ट्रस्ट रखिए। अगर आपने आरोग्य सेतु में अपना रजिस्टर करा लिया होगा तो आप मान के चलिए कि अगर कोरोना पेशेंट के नजदीक आप आएंगे तो आपको अलर्ट मिल जाएगा। आईटी यूज हो रहा है, लेकिन आपने रजिस्टर नहीं कराया होगा तो आप इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। साइंस का फायदा तभी मिलेगा जब उसके मुताबिक आप जाएंगे। तो प्रधानमंत्री आरोप कांग्रेस का, सुदेश जी, आरोप कांग्रेस का, विपक्ष का ये भी है कि लॉकडाउन लगाने में देरी कर दी। क्या वाकई में देरी हुई? सॉरी, क्या बोले? लॉकडाउन लागू करने में देरी कर दी, ऐसा आरोप कांग्रेस की ओर से लगा गया। दुनिया में कोई ये नहीं बोल रहा है। कांग्रेस को क्रिटिसिज्म निकालना है, कहाँ से निकाले, कहाँ से कुछ करेगी? अरे कुछ नहीं होने वाला है। आपने एमपी में सरकार बनाई। हम लोग सिर्फ देखिए, सिर्फ कोरोना से कैसे डील किया जाए। भारत बहुत पहले सजग हो चुका था। सारे एयरपोर्ट्स में हम लोग थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे थे, आपको पता होना चाहिए। सुदेश जी, आपने एमपी में सरकार बनाई। सरकार बनाना तो जरूरी था ना, वो तो एक राजनीतिक चीज है। उसके बाद भी देखिए कैबिनेट एक्सपेंशन भी हुआ। कैबिनेट एक्सपेंशन भी हुआ तो कोरोना के सोशल डिस्टेंसिंग को रखा गया। सिर्फ मंत्री लोग थे, कोई इसका जमहूरी नहीं किया गया, कोई तमाशा नहीं किया गया जो राजनीति में होता है। कहाँ हुआ बताइए ना, बिल्कुल सोबर तरीके से। सरकार तो चलना ही है ना, सरकार तो लिम्बो में नहीं हो सकती है। अच्छा ठीक है, सरकार आपने एमपी बना ली। सुदेश जी, सरकार आपने एमपी में बना ली लॉकडाउन के पहले, लेकिन जब सरकार बन गई, लॉकडाउन लागू हो गया, तो फिर जब प्रधानमंत्री तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बातचीत कर रहे थे, तब तक मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? थोड़ा वक्त लगा, लेकिन मुख्यमंत्री थे तो रिप्रेजेंट कर ही रहे थे ना। जो हेल्थ सेक्रेटरी है वो तो रिप्रेजेंट किया ही ना। पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं था तो चीफ मिनिस्टर के पास सारे पोर्टफोलियो चीफ मिनिस्टर कर रहे थे। क्या हेल्थ सेक्रेटरी उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? मध्य प्रदेश में आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। मध्य प्रदेश भी रेस में तकरीबन बराबर चल रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली की बात करें तो क्या इसके पीछे वजह रही कि मध्य प्रदेश की जो समीक्षा बराबर ठीक से नहीं हो सकी, वहां के आंकड़े, वहां की रिपोर्ट्स बराबर नहीं आ पाई, क्योंकि वहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय बराबर काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मंत्रालय में मंत्री नहीं था? देखिए, अभी हमें लगता है कि मतलब कहीं भी, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हम इन चीजों को देखने का प्रयास न करें। हम ये चीजों को देखने का प्रयास करें कैसे स्थिति को सुधारा जा सकता है। जब खत्म हो जाएगा तो विपक्ष के पूरा समय है कि वो क्रेडिट लें, कोरोना से वो देश को बचाए हैं, हम भी बोलेंगे, बाद का समय है। सुदेश जी, तो हालात सुधारने के साथ साथ सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है, जानने वाला बात ये भी है कि आखिर हालात जो बिगड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि हालात सुधारना तो है ही है हमें, लेकिन तबियत और ज्यादा खराब हो रही है, इसके पीछे क्या वायरस है, क्या वजह है, ये जानना भी तो जरूरी है ना। दो तीन वजह है। 25% कोरोना केस मरकज के कारण हुआ, सबको पता है। मरकज वाले अभी भी आप कैसे छुपे हुए हैं। इसके बाद लॉकडाउन जो टूटा, एक माइक्रो मरकज का यहाँ पर और वहाँ सूरत में, फिर मुंबई में जो टूटा आपका बांद्रा वाला, ये सब कारण है। अगर लॉकडाउन टूटेगी इस तरह से प्रदीप टमटा जी, और क्या फैलेगा जी, ये तो पहले ही बोला गया था कि आप सोशल डिस्टेंस। चलिए, अंत में एक प्रतिक्रिया पोद्दार साहब से भी लूंगा। पोद्दार साहब, सुदेश जी कह रहे हैं कि सबको पता है कि मरकज की वजह से कोरोना फैला है, मरकज की वजह से हालात खराब हुए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए शुभम जी, मेरा मानना ऐसा है कि सुदेश जी को इस बीमारी को कम से कम वर्गीकृत नहीं करना चाहिए किसी वर्ग विशेष या किसी, मतलब इसके अंदर कोई जात पात या सांप्रदायिक रूप, बीमारी का कोई संप्रदाय नहीं होता, बीमारी का कोई धर्म नहीं होता है। और सुदेश जी को देखिए, ऐसा है कि हमारे समाज में कुछ वर्ग हैं जो थोड़ा अशिक्षित कह सकते हैं या अल्प बुद्धि कह सकते हैं, उसके अंदर सभी समाजों के लोग हैं। तो सुदेश जी को थोड़ा सा इन चीजों को बचना चाहिए, इन चीजों से। मेरी हमने मुसलमान नहीं बोला, पोद्दार जी, हमने मुसलमान नहीं बोला, मैंने मरकज बोला। तबलीगी ऐसा है सुदेश जी, जब तबलीगी मुसलमान नहीं है, इंडिकेशन वहीं जाता है। हम तो इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, हम तो उनको बोल रहे हैं वो क्रिमिनल थे,
तो किए, तमता जी कुछ कहना कहीं चाहिए? कितना डील किया जाए। देखिए इस समय जो है अल्प बुद्धि लोग हर समाज में होते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है इस समय इस मामले को इस तरीके से नहीं लेना चाहिए, ताकि क्या है सबके मन में विश्वास हो, आत्मविश्वास उत्पन्न हो। और मेरा ऐसा मानना है सुदेश जी, जो एक समाज के कुछ टमटा जी लोग अभी भी बाहर मरकज मामले पर निकल क्या के नहीं आ रहे कहेंगे? ना। टमटा जी चलिए आपके पास आऊंगा, छोटा सा रिएक्शन, आपका वक्त की कमी है। टमटा जी जी ये बीमारी किसी न जाति को देख के है, नस्ल को देख के नहीं है, न धर्म को देख के है, जी। न देश की बाउंड्री को देख कर। जी आखिर इस देश के अंदर आप एक जमात को आपने अगर उनकी गलती हुआ तो एक पूरे के समुदाय को जो चित्रित किया, आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी समुदाय को आप कर रहे हैं, हम लोग नहीं किए जी। हैं, अभी भी नहीं कर रहे हैं, आप समुदाय बोल रहे हैं, आपने समुदाय नहीं बोला, आप बोल रहे हैं। सुरेश जी बात का डिस्टिंक्शन होना चाहिए कि आप उनसे सब्जियां मत करिए। आखिर प्रधानमंत्री को क्यों कहना पड़ा, प्रधानमंत्री जी को क्यों हस्तक्षेप करना पड़ा बहुत दिनों बाद, जब क्या कहते हैं अरब के कंट्रीज में बात आने लगी तो इस पर हमको रोक लगानी पड़ी। प्रधानमंत्री को भी कहना पड़ा कि ये देश धर्म जाति से परे है, मिलके हमको लड़ना है। और यही कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि अब इस कोरोना वायरस को लड़ना है तो मिलजुल के रहना है। कम से कम इस समय धर्म के आधार पर देश को मत बांटिए। तो आगे क्या बोल रहे हैं, धर्म का बात आप कर रहे हैं, धर्म पे तो बात आई है सर। दूसरा सवाल और जब भी इतिहास लिखा जाएगा कोरोना का तो मरकज करो तो आएगा ही आएगा। आप बच नहीं सकते। चलिए हमारे साथ अजय कौल सर भी हैं। कौल सर क्या कहेंगे आप इस पर, जिस तरह से, एक मिनट टमटा जी, सुदेश जी, एक टमटा जी, सुदेश जी, कौल सर किस तरह से देखेंगे आप, जिस तरह से बीजेपी पूरा जो वजह जो है वो पूरी मरकज पर टाल देती है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि तैयारी बीजेपी की नहीं थी, क्या मामला है पूरा? देखिए ये फैक्ट है कि जो तबलीगी जमात का जो वहाँ पे कंग्रीगेशन हुआ, वहाँ पे इनफैक्ट 22 मार्च को, जबकि जनता कर्फ्यू प्रधानमंत्री जी ने बोला था, उस दिन वहाँ पे इतना बड़ा कंग्रीगेशन हुआ। अब उसमें फेलियर तो कई जगह है, कई लेवल पे है। अब ये पुलिस का फेलियर है, स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है। वाई डिड दे अलाउ पीपल वहाँ पे गैदरिंग कैसे होने दी जब जनता कर्फ्यू था उस दिन, तो कर्फ्यू वहाँ पे अलाउ कैसे करने दिया। एंड उसके बाद जो हुआ वो भी एक फैक्ट क्या कि वहाँ पे इतने सारे जो इन्फेक्टेड लोग थे वो फिर कई जगह फैल गए, ये भी फैक्ट है, जो कि होम मिनिस्ट्री के फिगर से 23-24% उनका कंट्रीब्यूशन है, मतलब जो फैल गए इधर उधर, तो वो भी एक फैक्ट है, जो फैक्ट्स यू कैन नॉट डिनाई। तो बट पॉलिटिक्स इस पर होती रहेगी। अब ये आप कहोगे कि वो मुसलमान है, वो हिंदू है, मेरे ख्याल से इसको, इस जो क्राइसिस है, ये कोरोना वायरस क्राइसिस है, इसको ये हिंदू मुस्लिम से अलग करके अलग से देखना चाहिए। अगर किसी सेक्शन में, किसी कम्युनिटी में कुछ लोग हैं, इनफैक्ट जो कई मौलवीज़ ने भी कंडेम किया है, हमारे प्रोग्राम में भी कंडेम किया है कि ऐसे लोग अगर हैं किसी कम्युनिटी में, उनको कंडेम करना चाहिए। उनको आज भी अपील की जा रही है कि भाई आप जो अभी छुपे हुए हैं, जो अभी हाइडिंग में है, वो भी सामने आइए, टेस्ट कराइए। या उनको कोई खौफ है, डर है, जो भी है, सामने आइए, टेस्ट कराइए। हो सकता है नेगेटिव हो तो आराम से घर पे बैठिए, पॉजिटिव हो तो क्वारंटाइन कीजिए। तो अगर हो सकता है वो छुपे हुए हो और फैला रहे हो, तो ये एक रिस्क तो बना हुआ है। ये जो भी फैक्ट्स है, बाकी ये पॉलिटिक्स, अभी मेरे ख्याल से मैं उनको अपील करूँगा कि थोड़ी देर के रुक जाए, जब तक ये सारा महामारी खत्म हो जाए, उसके बाद पॉलिटिक्स खूब करे। जी चलिए, इस लोकतंत्र में हमारे साथ चर्चा में जुड़ने वाले सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत शुक्रिया। सभी ने अपनी प्रतिक्रिया रखी, लेकिन ऐसे में अब आवश्यकता है कि सियासत को कुछ देर बंद करके कोरोना के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं, इस जंग में हम सभी लोग सहयोग करें और अपने अपने सुझाव रखें, रणनीति को और दुरुस्त करें केंद्र सरकार, ताकि हम बहुत जल्द कोरोना के खिलाफ जो जंग चल रही है इस पर हम जीत हासिल कर सकें। इसी के साथ लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। एपीएन न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।